ये स्टोरी मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करना ही भूल गया। 1-2 बार मैंने चेक करा लेकिन मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया। अब मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मतलब। हाँ, तो दोबारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सारी 1 घंटे की मेहनत सारी बर्बाद गई मेरी। ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है लेकिन तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में 2 स्टोरीज़ कवर करने वाला हूँ। एक अथर्व की और एक जो हमें अभय ने शेयर करी है। तो ये दोनों स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जो लास्ट वाली स्टोरी है वो ओझा बोर्ड के ऊपर है। ओझा बोर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी अथर्व की है जो कि ग्वालियर से है। ये इंसिडेंट उसके घर पर हुआ था लेकिन उनकी फैमिली के साथ नहीं, जो किराएदार रहते थे उनके साथ। ये इंसिडेंट उनके साथ लास्ट ईयर हुआ था। तब अथर्व 17 ईयर्स का था। तो उनके घर में 3 फ्लोर हैं और ऊपर के 2 फ्लोर पर अथर्व और उसकी फैमिली रहती है और नीचे वाला फ्लोर वो किराए पर देते हैं। तो उनके घर में 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर पर 3-3 कमरे हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर 2 कमरे तो सेम साइज़ के हैं लेकिन एक गराज होने की वजह से उसके साथ जो अटैच्ड रूम है वो काफ़ी छोटा है। तो जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था वो जस्ट कुछ टाइम पहले ही अथर्व के घर में शिफ्ट हुए थे एज अ किराएदार और उनकी नई नई शादी हो रखी थी। तो जो अथर्व की फैमिली थी वो अपने घर पर साफ़ सफाई वगैरह काफ़ी रखती थी और पूजा पाठ वगैरह भी बहुत करते थे। और जो इनके किराएदार थे वो इनसे बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो घर पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं रखते थे और वो घर पर पूजा पाठ वगैरह भी नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अथर्व के घर वाले भी इस चीज़ को लेकर खुश नहीं थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अपने घर में रहकर इतनी सफाई करते हो अपने घर की तो आप किसी और से तो एक्सपेक्ट करोगे, अगर वो आपके घर में रह रहा है तो थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट अपने कमरे की तो सफाई कर ही सकता है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते थे जो किराएदार थे वहाँ के। तो कुछ महीने बीत जाते हैं और पता चलता है कि जो किराएदार होती हैं, जो उसकी वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो अथर्व की फैमिली को कुछ महीनों बाद पता चलता है, मतलब 3-4 महीने बाद पता चलता है प्रेग्नेंट होने के। सो एक दिन क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है वो अपने रूम पर फ़ोन वगैरह चला रही होती हैं। तब करीब रात के 10 साढ़े 10 बज रहे होते हैं और वो सोने की तैयारी में होती हैं। तो फ़ोन वगैरह वो नीचे रखकर अपनी आँख वगैरह मलती हैं और आँखों से अपना हाथ हटाती हैं। तो उनका ध्यान ना विंडो की तरफ जाता है कि विंडो खुली हो तो मैं बंद कर दूँगी सोने से पहले। तो वो ऐसे काफ़ी गौर से विंडो की तरफ देखती हैं और बहुत तेज़ चिल्लाने लगती हैं। तो ये देख के अथर्व की जो फैमिली होती है वो एकदम नीचे आ जाती है कि पूछती है उनसे, भाई क्या हुआ बेटा, आप इतनी तेज़ चिल्लाए क्यों? तो वो बताती है कि मैं विंडो की तरफ देख रही थी और मैंने वहाँ पर एक औरत की झलक देखी। झलक तो क्या, मतलब कुछ टाइम के लिए मैंने वो औरत वहाँ पर खड़ी हुई देखी। गंदी सी शक्ल थी, बिल्कुल ऐसे डरावनी सी काली कलर की और उसकी आंखों से खून आ रहा था। और सबसे मेन बात, उसने अपनी गोदी में एक बच्चा ले रखा था जिसका मतलब कि बहुत ही क्रीपी सी स्माइल पास कर रहा था, वो ऐसे देख रहा था। तो इस चीज़ को वो देखकर फैमिली वाले भी काफ़ी ऐसे शॉक में हो जाते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इन्हीं के साथ ही हो रहा है ऐसा। उस औरत को वो प्रेग्नेंट वाइफ कुछ सेकंड्स के लिए ही देख पाती है और जैसी वो चिल्लाती है तो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तो जो अथर्व की मम्मी होती हैं वो उस टाइम पर ऐसे रिएक्ट नहीं करती कि कुछ नहीं होगा बेटा, कोई तुम्हें वहम हुआ होगा। वो उस टाइम पर लिटरली इस बात को मान लेते हैं कि उनके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसकी मम्मी पूजा पाठ वगैरह करती थी, भगवान पर विश्वास करती थी और वो एक लोड़ी माता की पूजा करती थी और उनके एरिया में जितनी भी औरतें थी वो सारी उन माता की पूजा करती थी, उनको बहुत मानते थे। तो जो अथर्व की मम्मी होती हैं वो उस प्रेग्नेंट वाइफ से बोलती हैं कि तुम भी लोड़ी माता की पूजा वगैरह करा करो, तुम ये सब नहीं करती हो इसलिए शायद वो तुम्हें डरा रही होंगी। तो घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। तो जो वाइफ होती है प्रेग्नेंट वो इस चीज़ को मान लेती हैं और पूजा वगैरह शुरू कर देती हैं उनकी। वो उनकी कुछ दिन तक पूजा करती हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वो बिल्कुल बीमार पड़ने लगती हैं और उनके शरीर में काफ़ी दुबलापन सा आ जाता है और वो सुस्त सी रहने लग जाती हैं बिल्कुल ऐसे। और कुछ टाइम बाद वो ट्रॉमाटाइज सी होने लग जाती हैं, ऐसे बिल्कुल पागल जैसी। तो 2-3 महीने बीत जाते हैं और उनकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही होती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो वो पूजा वगैरह दोबारा स्टार्ट कर देती हैं और जो वो छोटे वाला रूम था सबसे, वो वहाँ पर उनकी पूजा वगैरह करती थी लोड़ी माता की। और वहीं पर एक दिन क्या होता है कि वो पूजा कर रही होती हैं, रात का टाइम होता है थोड़ा, और वो क्या करती हैं कि वहीं पर सो जाती हैं। तो उन्हें दरवाजे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है कि कोई उनका नाम विस्पर कर रहा है 1-2 बार ही, काफ़ी बार मतलब नाम उनका विस्पर कर रहा होता है। प्रेग्नेंट वाइफ होती हैं वो उठती हैं और
ऐसे आँख मलकर दरवाजे की तरफ चली जाती हैं खोलने के लिए कि शायद घर का ही कोई सदस्य होगा, वो कर रहा होगा ऐसे। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं और वो झटके से नीचे गिर जाती हैं, चिल्लाती हैं बहुत तेज़। तो दोबारा अथर्व की फैमिली वगैरह आती है नीचे, और इस बार उसके हस्बैंड भी मतलब कि दूसरे रूम में सो रहे होते हैं। तो वो भी उठकर आते हैं और वो सारे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे कोई दरवाजे के बाहर से मेरा नाम बुला रहा था और मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जो मैंने पहले औरत देखी थी वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गई। और इस बार भी उसने वही बच्चा ले रखा था और उसकी बहुत ही मतलब डरावनी सी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा। इस बार अथर्व की मम्मी इस बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो लोडी माता की भी पूजा वगैरह करने लगी थी और इस बार उन्हें लग रहा था कि सच में ही वहम हुआ होगा जैसे पहले हुआ था। तो उसको सोचकर ही इनको कोई वहम हुआ होगा, इसलिए ये ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। तो अथर्व के घर वाले वापस ऊपर अपने कमरे में जाने लगते हैं और जो अथर्व का बड़ा भाई होता है वो लास्ट में आ रहा होता है ऊपर की तरफ। तो वो पीछे को देखता है और एकदम से सीढ़ियों से चिल्लाते हुए गिर जाता है नीचे, और उसका भाई बार बार मेन गेट की तरफ इशारा कर रहा होता है, बाहर की तरफ। तो जो उनका मेन गेट होता है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसमें थोड़ा बहुत बाहर का भी दिख जाता है और काफ़ी चीज़ें छुपी भी रहती हैं। तो इस तरीके से वो डिज़ाइन होता है। अब उसकी फैमिली वाले उसके भाई को ऊपर रूम पर ले जाते हैं और उसका भाई काफ़ी डरा सा हुआ था और कांप रहा होता है काफ़ी, और वो अपनी टूटी टूटी आवाज़ में बोलता है कि मैंने बाहर एक औरत को देखा जिसने अपनी गोदी में एक डरावना सा बच्चा ले रखा था। इस बार अथर्व की मम्मी इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि सच में ऐसा कुछ होगा। तो नेक्स्ट डे अथर्व की मम्मी पास में एक मंदिर होता है वहाँ पर गुरुजी के पास जाती हैं और उनको बताती हैं अपनी सारी सिचुएशन कि कुछ दिनों से ऐसे ऐसे एक औरत दिख रही है काफ़ी अजीब सी। तो ये सब सुनकर गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे वहीं गली में एक औरत का रेप करके बहुत ही ब्रूटली उसे मार दिया वहाँ पे जान सी, और वहीं पे फेंक देते हैं उसे। तो और सबसे मेन बात कि वो औरत उस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है, वो उसकी आत्मा को शांति वगैरह नहीं मिली होती है, वो शायद इसलिए दिख रही है। और तुम्हारे घर पे एक प्रेग्नेंट औरत है, इस वजह से वो उससे अट्रैक्ट हो रही है। और वो ये भी बताते हैं कि घर पर सफाई वगैरह सच्चे मन से पूजा वगैरह ना होने की वजह से वो वहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है, और जो वो प्रेग्नेंट वुमेन है वो घर पर सफाई वगैरह नहीं रख रही है इस वजह से। तो अथर्व की मम्मी वापस घर जाती हैं और वो जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है उनको बोलती हैं कि आप घर पे थोड़ी सफाई वगैरह रखो और सच्चे मन से पूजा वगैरह करो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो यही चीज़ फॉलो करती हैं और हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ना शुरू कर देती हैं सब कुछ। तो धीरे धीरे करके ये सारे जो भी उन्हें दृश्य दिख रहे होते हैं ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं, सारे गायब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलने लग जाती है। तो ये थी अथर्व की स्टोरी। और अभी एक और स्टोरी है जो कि हमें अभय ने शेयर करी है। वो हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और ये इंसिडेंट वहीं के एक स्कूल में हुआ था। तो ये घटना अभय और उसके 4 दोस्तों के साथ हुआ था जिनका नाम महेश, दिनेश, कहर और मनदीप था, और ये चारों 8th क्लास में पढ़ते थे। और कहते हैं कि इनके स्कूल में पहले भी काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रखी हैं और इनके गांव में तो ये सारी चीज़ें कॉमन ही है। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि हिमाचल के जो गांव हैं वहाँ पर काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं और काफ़ी ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको ही ये सारी चीज़ें पता होती हैं। कोई बाहर का बंदा वहाँ जाए तो वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करेगा। तो रोज़ की तरह ये लोग भी उस दिन स्कूल जाते हैं और लंच के बाद इनका एक फ्री पीरियड होता है। और अभय नोटिस करता है कि महेश के बेंच पर काफ़ी भीड़ लगी है, मतलब क्लास के बच्चे वहाँ पर घेरा लगा कर बैठे होते हैं। तो अभय सोचता है कि मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो देखता है कि महेश वहाँ पर चार्ली चार्ली गेम खेल रहा होता है। अब मैक्सिमम बंदों को इस गेम के बारे में पता होगा क्योंकि ये गेम काफ़ी पुरानी है, और जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, इस गेम में एक बोर्ड या कार्डबोर्ड टाइप का होता है जिसपे A to Z तक अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे होते हैं। और इसमें यस, नो और ट्रू फॉल्स जैसे कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से तुम लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मैंने ये गेम कभी नहीं खेला है और इन फ्यूचर मैं ये गेम कभी खेलूँगा भी नहीं, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा यार उस टाइम। तो महेश और उसके दोस्त टेबल पर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन अभय को इस गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता होता कि इसे खेलते कैसे हैं। तो महेश अभय को बताता है इस गेम में ये रूल्स होते हैं और इस तरीके से इसको खेला जाता है। और वो पेंसिल को एज अ इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं उस बोर्ड के ऊपर। स्टार्टिंग में तो ये लोग इस गेम को फ़न के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं इस गेम में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है।
मतलब पेंसिल थोड़ा मूव करने लग जाती है इधर उधर, जैसे जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या होता है कि रोज़ की तरह ये दोबारा स्कूल जाते हैं और तब सुबह मौसम बिल्कुल साफ़ होता है और दोपहर के टाइम पे भी बिल्कुल अच्छा मौसम होता है। ये लंच वगैरह करते हैं और इन्हें पता चलता है कि उसके बाद का पीरियड फ्री है और उसके बाद वाला जस्ट इनका गेम्स पीरियड होता है। तो महेश वो कार्डबोर्ड निकालता है और दोबारा से ये वो गेम खेलनी शुरू कर देते हैं। अब पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि क्या हुआ था कि मौसम तो बिल्कुल साफ था, लेकिन एकदम से काले बादल आने लग जाते हैं और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम हो गया और बिल्कुल हर जगह अंधेरा सा छा जाता है। तो ये गेम को खेलना कंटिन्यू रखते हैं और ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि चार्ली चार्ली, अगर यहाँ पे कोई स्पिरिट है तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो क्या होता है कि इनके जस्ट क्लास के बगल में बिल्कुल ऑपोजिट में 10th क्लास होती है और वहाँ पर तब बच्चे नहीं होते, वो भी नीचे जा रखे होते हैं। तो उसका जो कांच होता है वो टूट जाता है। अब ये चीज़ भी काफ़ी अजीब होती है, शॉकिंग सी, क्योंकि तब मौसम तो ख़राब था लेकिन हवा कुछ इतनी तेज़ नहीं चल रही थी जिसकी वजह से कांच टूट जाए। अब इनमें से एक बंदा देखने भी जाता है उस रूम में, तो देखता है कि कांच बिल्कुल बिखरा हुआ है और वो थोड़ा ऐसे सहमा सा वापस आ जाता है इनके पास। और इन्हें बाकियों को मज़ा आ रहा होता है काफ़ी, लेकिन अभय को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है उस टाइम पर। तो ये गेम को खेलना दोबारा मतलब कंटिन्यू रखते हैं। फिर अभय दोबारा क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये कांच तुमने तोड़ा है? तो वो जो पेंसिल रखी होती है वो तब तो मूव नहीं कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो यस की तरफ मूव कर जाती है। वो चीज़ काफ़ी शॉकिंग सी होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दिनेश खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब ऐसी झूठ है, मैं ही ये सब कर रहा था, मैं फूंक मार के पेंसिल को हिला रहा था ताकि तुम्हें डर लगे। इस चीज़ से थोड़ी इनको राहत मिलती है कि ऐसा कुछ रियल नहीं है, ये सब दिनेश ही कर रहा होता है। लेकिन ये लोग गेम खेलना बंद नहीं करते, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो नेक्स्ट पीरियड इनका गेम्स का होता है और क्लास के सारे बच्चे नीचे चले जाते हैं ग्राउंड की तरफ और ये लोग ये गेम खेल रहे होते हैं। इन्हें बड़ा फन लग रहा होता है गेम खेलने में। ये लोग नीचे ना जाने की बजाय क्लास में ही रुकते हैं और इस गेम को कंटिन्यू रखते हैं। इस बार वो पेंसिल को ऐसे क्रॉस की पोजीशन में रखते हैं, एक की टिप नो की तरफ होती है और एक की टिप यस की तरफ होती है। तो अभय दोबारा क्वेश्चन पूछता है कि चार्ली चार्ली, अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो उसी के कुछ टाइम बाद मतलब कुछ हो नहीं रहा होता है, सब कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है, सब लोग शांत होते हैं। और तभी दिनेश उठता है और बोलता है यार कि ये स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब ये चीज़ बोल ही रहा होता है उसी टाइम वो क्रॉस वाली पेंसिल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके यस की तरफ चली जाती है 180 डिग्री पे। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं पांचों लोग कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब दोनों पेंसिल एक साथ होके यस की तरफ चली गई। तो महेश क्या करता है कि जल्दी से उठता है और पेपर लेके फाड़ देता है और पेंसिल को भी तोड़ देता है और नीचे फेंक देता है। अब दिनेश एकदम से भागकर नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाता है बच्चों को बताने के लिए कि भाई सच में कुछ हुआ यहाँ पर। और उसके बाद जो महेश और कहर होते हैं वो वॉशरूम चले जाते हैं। अब क्लास में बचते हैं सिर्फ 2 लोग, वो थे अभय और मनदीप। अब वो दोनों ऐसे शांत बैठे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ग्राउंड की तरफ चलते हैं, पर वो वेट कर रहे होते हैं उन दोनों का वॉशरूम से आने का। तो वो ऐसे शांत बैठे होते हैं और एकदम से तेज बिजली कड़कती है और मनदीप काफ़ी डर जाता है और एकदम से आके अभय के पास बैठ जाता है बेंच पे। अब उसका ध्यान आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है और लेफ्ट साइड पे विंडो होती है, तो उसका ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ ही होता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा विजन दिख रहा होता है कि राइट या लेफ्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा तुम्हें पता चल रहा होता है। तो उसे थोड़ा सा कुछ अजीब सी फिगर दिखती है, एक बच्चा होता है वो विंडो की तरफ से झांक रहा होता है और वो वाइट कलर का, उसके मुंह पे खून लग रखा होता है। तब मनदीप अभय को नहीं बोलता है उस तरफ देखने को, वो उसे सीधा हाथ पकड़ के तेज बोलता है कि बाहर चल, क्लास से ग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो वो अभय को खींचकर बाहर ले जाता है और वो ग्राउंड के एक कॉर्नर पर जाकर बैठ जाते हैं। तो जो महेश और कहर वॉशरूम जा रखे होते हैं वो भागकर ग्राउंड की तरफ आते हैं, वो क्लास नहीं जाते, वो सीधा ग्राउंड की तरफ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वो दोनों बैठे हुए मिलते हैं। तो अभय महेश से पूछता है कि भाई तुम्हारी इतनी सांसें क्यों चल रही हैं, तुम इतने डरे से क्यों हो? तो महेश बोलता है कि यार जब हम वॉशरूम गए थे और हम टॉयलेट करके हाथ धो रहे थे तो हमने दीवार पर एक अजीब सी बड़ी क्रीपी सी फिगर देखी जो मूव कर रही थी। तो हमने तो नलका नुलका सारा खुला छोड़ दिया और भागते हुए वहाँ से निकले। तो उनकी बात सुनकर मनदीप बोलता है कि अबे तुझे पता है मैंने तुझे क्लास से क्यों बाहर खींचा था? क्योंकि जो विंडो थी वहाँ पर मैंने एक अजीब सी फिगर देखी थी, एक अजीब सा बच्चा था जिसका फेस काफ़ी वाइट कलर का था और उसके मुंह पर खून लग रखा था। मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी डर गया था, लेकिन मैंने उस टाइम पर ये बात इसलिए नहीं बताई थी
क्योंकि मुझे लग रहा था कि तू विश्वास नहीं करेगा इस चीज़ पर। अभय ने इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा था और ना ही फील करा था, लेकिन जब वो गेम खेल रहे थे तब उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो इनके चेहरे पर डर था वो बात बताते हुए उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता था। तो ये एक्सपीरियंस करा था अभय और उसके दोस्तों ने अपने स्कूल में। तो आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।